तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 1 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं सारे करने को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक का सारा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको हम डिस्कस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देने जा रहे हैं आपकी LT ग्रेड, JIC प्रोक्ता या फिर GDC देने वाले हैं या फिर अगले महीने आपका UP PCS है, ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं वोमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। वोमेन्स प्रीमियर लीग 2025, तो ये खिताब जीत किया किसने? MI मुंबई इंडियन ने जीता है ये खिताब। वोमेन्स प्रीमियर लीग 2025 आयोजन इसका फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। और आयोजन जो था वो बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा में हुआ था। विजेता बना है मुंबई इंडियन दूसरी बार। ये इसका तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। दिल्ली कैपिटल को हराया था किसने? मुंबई इंडियन ने। पहला संस्करण इसका 2023 में हुआ था, तब विजेता बना था MI मुंबई इंडियन और हराया था। देखो अब तक जितने भी संस्करण हुए हैं दिल्ली कैपिटल सब में रनर अप ही रहा है, यानी कि खिताब जीतते रह गया है। तो पहला संस्करण मुंबई इंडियन ने जीता था, दिल्ली कैपिटल को हराया था। दूसरा संस्करण RCB ने जीता था, दिल्ली कैपिटल को हराया था। और अब 2025 वाला जो संस्करण है इसको भी किसने जीत दिया है? तो ये भी संस्करण जो था इसका रिजल्ट सेम पहले दिया है, मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। ऑरेंज कैप ये दिया गया है नेट स्काईवर ब्रंट को, जो कि मुंबई इंडियन के खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप मिला है किसको? एमेलिया केर को, ये भी मुंबई इंडियन के खिलाड़ी हैं, पार्टनर रहे टाटा। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए थे नेट स्काईवर मुंबई इंडियन। और फेयर प्ले अवार्ड ये मिला था गुजरात जियांट्स को, ये आप याद रखिएगा। ध्यान देना कि WPL के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है नेट स्काईवर। इन्होंने 29 मैच में 1027 रन बनाए हैं, ठीक है। और 2024 का जो IPL हुआ था, आपको याद होगा ना, IPL 2024, इसका 17वां संस्करण किसने जीता था? ये जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और 2025 का जो 18वां संस्करण हुआ था IPL का, ये किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था RCB ने। अब आपके यहाँ पर एक प्रश्न है कि RCB ने किसको हराया था? ये बताओ कि IPL 2025 का जो 18वां संस्करण था उसको RCB ने जीता था, RCB ने किसको हराया था? ये आपके लिए होमवर्क है। बताना कि हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना कि स्कॉट को लॉन्च किया गया है दिगंतारा के द्वारा। यह एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। तो दिगंतारा का यह पहला मिशन है, इसे नाम दिया गया है स्कॉट, मतलब स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यह अंतरिक्ष निगरानी को समर्पित है। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ट्रांसपोर्टर 1-2, स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 1-2 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्कॉट करेगा क्या? तो स्कॉट पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे पिंडों पर भी नजर रख सकता है। यह दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। तो ये दुनिया की पहली, क्योंकि वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में जगह दी है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 6 नई संपत्तियों को शामिल किया गया है। और इसके बाद भारत से यूनेस्को की इस अस्थायी सूची में स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है, 62 हो गई है। ये जो 6 नई संपत्तियां जो हैं यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई हैं, इनके नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, और है मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर जो कि तेलंगाना में है, अशोकन शिलालेख स्थल जो कि कई राज्यों में है, 64 योगिनी मंदिर ये ओडिशा और मध्य प्रदेश में है, गुप्त मंदिर ये कई राज्यों में है, और बुंदेलों का महल और किलों को भी शामिल किया गया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट है कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब इसने जीता है। तो 15वां हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित सीनियर महिला का राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, 2025 में खेला गया था। तो इसको जीत लिया है झारखंड ने, ठीक है। और इसका नाम क्या है? हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। 15वां संस्करण 1 से 12 मार्च 2025 तक खेला गया था। कहाँ? तो इसे हरियाणा में खेला गया था, पंचकुला में। जीता है झारखंड, हराया किसको? हरियाणा को हराया। और इसका आयोजन मैंने बताया आपको कि हॉकी इंडिया के द्वारा किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये 12 जुलाई को मनाया गया था। तो इसे पहली बार मनाया गया तो बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी कि इंटरनेशनल होप डे को डिक्लेयर किया है कि 12 जुलाई को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल होप डे के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक जिसका नाम रखा गया है पयोधी जो है, इसको स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली एम्स द्वारा। ऐसे बच्चे जो रुग्ण होते हैं या फिर जिनकी माताएं नहीं होती हैं किन्हीं कारणों से, तो उनको जो है ना, जब माता के दूध की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए एक मिल्क बैंक यानी कि ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया है। इसको नाम दिया गया है पयोधी। मार्च 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एंजेला स्वामी ने जीता है।
एंजेला स्वामी जो है बन गई हैं मिसेज यूनिवर्स 2025। और हाल ही में दोस्तों आपको याद होगा कि राजस्थान की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम ये बनेगा कहाँ पर, प्रयागराज में बनेगा, और यह कलाग्राम अगले 1 साल में बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो भारतीय कला संस्कृति और परंपरा को जीवंत किया जाएगा। आगे जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये सब तो पढ़ा रही है सर, तो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। फिलहाल धैर्य बना के पूरा वीडियो आप वॉच करो। जल स्थिरता आंदोलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसका आयोजक कौन रहा? जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा TERI टेरी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें जो फार्मूला अपनाया गया है वो है 5R का, मतलब जल स्थिरता के लिए 5R फार्मूला को यहाँ पर बताया गया है। क्या है ये? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज और रिस्पेक्ट, ये 5R है जल स्थिरता के लिए। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा था? हालांकि मैंने आपको खेलो इंडिया के बारे में सारी जानकारी जो है अभी हाल ही में जो बूस्टर आई थी, तो बूस्टर में मैंने आपको सब बता दिया था। जो एक मैंने अलग से पूरा जितने भी गेम और स्पोर्ट हुए हैं उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो गेम और स्पोर्ट के लिए वो वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप पर रहा है आर्मी, ठीक है। और इस खेल को खेलो इंडिया विंटर गेम्स को 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला फेज जो था वो लेह लद्दाख में हुआ था, दूसरा फेज जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। टॉप पर इंडियन आर्मी है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर लद्दाख है। ये याद रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पर आर्मी है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर कौन है? लेह लद्दाख है। किस हवाई अड्डे ने ASQ अवार्ड को जीता है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ASQ अवार्ड को जीत लिया है। अब ये ASQ अवार्ड क्या है? तो दोस्तों ये जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जी हाँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान लगातार 7वें वर्ष मिला है और इसे कौन देता है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ASQ अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IQ एयर की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर आता है? तो IQ एयर की जो 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है 2024, इसमें भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसे IQ एयर ने जारी किया है। तो सबसे खराब जो वायु है, एयर है, वो 4 देश की है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, चौथे स्थान पर कांगो है, 5वें स्थान पर इंडिया है। और ध्यान देना कि सबसे प्रदूषित शहर माना गया है बर्निहाट, जो कि मेघालय का शहर है। ये सबसे प्रदूषित है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बर्निहाट, मेघालय है। और सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है दिल्ली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जामिनर ना थोड़ा सा भी अगर बैक में जाके प्रश्न चुनेगा तो डेफिनेटली आप देख लेना ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदल लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया है। दोस्तों याद रखना कि जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं ये कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप पहला कमेंट जाके चेक कर लेना और कमेंट कर देना, मैं उसको वहाँ पर इंप्रूव कर दूंगा। और लगातार अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया गया है। भारत और किस देश के बीच कार्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो ध्यान देना कि कार्पेट और बोंगो सागर ये जो दोनों अभ्यास हैं इसे भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। कार्पेट यानी कि कोऑर्डिनेटेड पोर्टल ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, ये इसका 6वां एडिशन था। और बोंगो सागर अभ्यास का यह 4था एडिशन था। इसे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से INS रणवीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक यानी कि 4 सालों में विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। यूक्रेन में भाई साहब लड़ाई चल रही है और आपको पता है यूक्रेन इतना सक्षम तो है नहीं, रूस जैसा देश उससे लड़ रहा है तो उसको हथियार की जरूरत तो पड़ेगी। तो उसने पिछले 4 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार जो है मंगाए हैं। अब वहां पर लड़ाई है तो हथियार तो कंपलसरी है। सिपरी क्या है? सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्टॉकहोम स्वीडन में। पूरे विश्व में हथियार आयात का 8.8% ये यूक्रेन के पास है। दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर कतर है, तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। ये जितने भी चक्रवात आते हैं ना, उनमें से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं कि ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न हुए, यानी कि इनका ओरिजिन कहाँ पर था और कहाँ पर इन्होंने अपना जलवा दिखाया। जैसे कि अल्फ्रेड चक्रवात के बारे में प्रश्न है कि अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था ये, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट सिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो विली विलीज कहा जाता है, याद रखना। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है
और 2025 में इसका 12वां संस्करण था खंजर अभ्यास का, जो कि 10 से लेकर 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो देखो ये अल्टरनेट आयोजित होता है। 2025 का जो आयोजन था ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। इसके पहले वाला जो हुआ था यानी कि 11वां संस्करण 2024 वाला, ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, याद रखना। हाँ, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय बनी है ये है जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम है? जयश्री वेंकटेशन। हालांकि कुल मिला के 12 महिलाएं हैं जिनको ये रामसर पुरस्कार दिया गया है, तो उनमें एक नाम डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन का भी है। और इन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। रामसर सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है स्विट्जरलैंड के ग्लैन में। ठीक है, बात करते हैं आईफा 2025 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म चुनी गई है कौन सी? लापता लेडीज। तो आईफा 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज, आपने देखी होगी। और आईफा का यह 25वां संस्करण था। 2025 में आईफा का 25वां संस्करण था, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा मैच हो रहा है। 2025 में 25वां संस्करण लापता लेडीज बेस्ट फिल्म है। और सेकंड टाइम होस्ट इन इंडिया, इसे दूसरी बार भारत में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में। पहली बार 2019 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ध्यान रखें 2024 में जो इसका 24वां संस्करण था ये यूएई में हुआ था, यानी कि पिछला संस्करण इसका कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था। प्रेजेंट वाला जो है इसे जयपुर, राजस्थान, भारत में आयोजित किया गया था। जो यहाँ पर पुरस्कार दिए गए अवार्ड, बेस्ट फिल्म चुनी गई लापता लेडीज, बेस्ट एक्टर चुने गए हैं कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। देखो भूल भुलैया सीरीज में ना थोड़ा सा बात करते हैं। मुझे भूल भुलैया 1 के बाद कोई भी फिल्म इसकी अच्छी नहीं लगी। फिलहाल भूल भुलैया 3 लेके आए, लेकिन पता नहीं कैसी फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल को चुना गया है लापता लेडीज ने। निस्संदेह बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है नितांशी ने। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं किरण राव, लापता लेडीज। तो सारे अवार्ड जो है लापता लेडीज को ही मिले हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर। एक्टर वाला पता नहीं कैसे कार्तिक आर्यन लेके गए। और मतलब मैंने ये फिल्म देखना शुरू किया था, 30 मिनट झेल नहीं पाया और मैंने बंद कर दिया, फिर दोबारा देखा भी नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब ये जीता है किसने? भारत ने जीता है। बहुत ही चर्चा में रहा था ये, क्योंकि इसका जो फाइनल था, फाइनल पर पाकिस्तान ने कई सारे आरोप भी लगाए थे। और भारत ने हराया किसको था? तो भारत ने हराया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड को हराया था। प्रायोजक जो था पाकिस्तान था, लेकिन क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान गई नहीं तो फाइनल हुआ था यूएई में। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे रोहित शर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे सचिन रविंद्र। आयोजन इसका 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो छठवीं जो एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खेली गई थी। अब देखो ये एशियाई यानी कि एशिया लेवल पर महिला कबड्डी चैंपियनशिप है। 2025 की विजेता टीम बनी है भारत। तो भारत जो है इसने किसको हराया था? ईरान को हराया था। 5वीं बार भारत ने ये जीत अपने नाम की है। आयोजन जो था तेहरान में हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में, 6 से 8 मार्च 2025 तक। इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 आया था, भारत इसमें 14वें स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे अधिक जो टेररिज्म है उससे प्रभावित है कौन? बुर्किना फासो। ठीक है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, लेकिन एक पाकिस्तान है किसको शर्म आती नहीं। टोटल 163 देशों में भारत जो है ये 14वें स्थान पर है, याद रखना। और आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 21 मई को मनाया जाता है, याद रखना इसको भी। 21 मई को क्या हुआ था? जी हाँ, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उनकी जो है श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। तो आपको याद होगा 1991 की घटना है ये। और इस पर एक फिलहाल एक वेब सीरीज आई हुई है, देखना आप लोग, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। ठीक है, शायद उसका नाम क्या है? द हंट करके है, सोनी लिव पर है। खैर मैं प्रचार नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, अच्छी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। देखो ध्यान देना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरी बार आयोजित किए गए हैं। पहली बार भी नई दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। दोनों ही बार इसका शुभंकर एक गौरैया है, उसका नाम उज्ज्वला रखा गया है। ठीक है, तो उज्ज्वला नाम गौरैया जो है यही इसकी शुभंकर हो गई मस्कट। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, इसको भी आप याद रखना। पहला संस्करण भी दिल्ली में हुआ था, मैंने बताया था आपको, और शुभंकर यही थी, उज्ज्वला नामक गौरैया। इस बार भी दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा, उत्तर प्रदेश जो है यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना आप। जो दूसरा संस्करण हुआ था उसमें हरियाणा टॉप पर रहा, और 2023 वाले में टॉप पर कौन था? 2023 वाले में भी हरियाणा जो है वो टॉप पर था। ठीक, याद रखना इसको। तो बस ये याद रखना कि पैरा गेम्स वाले में हरियाणा टॉप पर है। ठीक है, और 2 बार हुए, दोनों नई दिल्ली में हुए हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? नितिन कामत को। ये प्रश्न भले ही एग्जाम में न आए, लेकिन आपको ना बहुत मोटिवेशन देगा। नितिन कामत कौन है? ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा लिमिटेड के संस्थापक हैं और CEO भी हैं नितिन कामत। इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। देखो दोस्तों, कभी कभी ना जीवन में आपको कुछ सीखने के लिए, नितिन कामत ने जब एक वैकेंसी निकाली थी कि इन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है, तो मतलब इस धरती के कुछ बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो नितिन कामत के साथ सैलरी दे के काम करने को तैयार थे। सैलरी दे के मतलब वो बोलते थे कि हमसे महीने में इतना पैसा ले लो, लेकिन मुझे जॉब पर रख लो। क्योंकि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनके साथ आप काम करेंगे, डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना, संगत का असर होता है। ये देखिए आपका प्रेस्टिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया था? तो चीन के लियू जियाकुन को दिया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रेस्टिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन, चीन को दिया गया।
और ये जो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार होता है इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख यूएस डॉलर प्रदान किया जाता है। पहली बार इसे 1979 में फिलिप जॉनसन को दिया गया था और 2024 में से दिया गया था जापान के रिकेन यामामोटो को। तो रिकेन यामामोटो वाला याद होगा, लेटेस्ट वाला याद कर लो कि लियू जियाकुन चीन के हैं जिनको प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बन गई है तनुष्का सिंह। ये कहाँ से है? लखनऊ से है। और शुभांशु शुक्ला का नाम भी याद रखना, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के ही हैं, तो उनका नाम भी याद रखना। क्यों याद रखना पड़ेगा बताओ आप कमेंट करके। मार्च में संपन्न डॉल्फिन गणना के अनुसार सबसे अधिक जो डॉल्फिन हैं तो ये किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में है। डॉल्फिन गणना हुई है, उसमें सबसे अधिक जो डॉल्फिन है वो यूपी में पाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। वनतारा, देखो ये जो वनतारा है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा पोषित है, गुजरात में स्थित है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अध्यक्ष इसकी नीता अंबानी है। वनतारा में हाथियों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल भी खोला गया है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, मुद्रा है यूरो। और ऑस्ट्रिया की जो संसद है उसका नाम क्या है? फेडरल असेंबली। 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है IRFC, ठीक है। याद रखना, हाल ही में IRCTC 25वीं और IRFC 26वें क्रम की महारत्न कंपनी बन गई है। IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर IRCTC स्थापित हुआ था 1999 में, 1999 में, लेकिन IRFC उसके पहले 1986 में ही बन चुकी थी, ठीक है, याद रखना इसको। फिलहाल जो IRCTC के CMD कौन है? संजय कुमार जैन है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बना है? निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली गई है किस निजी अंतरिक्ष यान के द्वारा? इसका नाम है ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट को किसने बनाया है? फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट अमेरिका की कंपनी है और इसे जो आपका एलन मस्क की कंपनी है ना, कौन सी, तो उसी के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। पहली निजी कंपनी कौन है? इंट्यूटिव मशीन। ध्यान देना कि क्योंकि ये दूसरी निजी कंपनी है ना, तो चंद्रमा पर अब तक 2 प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि अपने उपग्रह को लॉन्च करवा चुकी हैं। उपग्रह क्या? अपने रॉकेट को, उपग्रह नहीं होता वो, रॉकेट होता है। चंद्रमा खुद ही एक उपग्रह है, ठीक है, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है। तो इंट्यूटिव मशीन पहली कंपनी है और दूसरी है ब्लू घोस्ट। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है चांद पर, ठीक है। और इंट्यूटिव मशीन ने 20 फरवरी को लॉन्च किया था। इसके लैंडर का नाम था ओडिसियस, याद रखना। रणजी ट्रॉफी खिताब 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खेल और खिलाड़ी पर सारे जो प्रश्न हैं उसको एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया था, देख लेना आप लोग। मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। रणजी ट्रॉफी खिताब 2025 को जीत लिया किसने? विदर्भ ने जीता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन कौन करता है? BCCI करता है 1934 से। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जीता बना है विदर्भ। विदर्भ ने किसको हराया था? केरल को हराया था। और विदर्भ टीम का कप्तान कौन है? अक्षर वाडकर है। और पहला संस्करण कब हुआ था? मैंने आपको बताया 1934-35 में। तब कौन जीता था? तो पहला संस्करण इसका जीता था बॉम्बे ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 3 मार्च को वन्यजीव और वनस्पति को लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि CITES साइट्स को 1973 में अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। 97वें एकेडमी अवार्ड, बात हो रही है यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कौन सी? अनोरा। अनोरा बेस्ट फिल्म है। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं द ब्रूटलिस्ट मूवी के एक्टर एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन ब्रॉडी ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के एक्टर हैं जिनको बेस्ट एक्टर चुना गया है। और अनोरा फिल्म में काम करने वाली माइकी मेडिसिन को चुना गया है बेस्ट एक्ट्रेस। और ये जो अनोरा फिल्म बनाने वाले हैं तो सीन ब्रेकर इनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। आपने देखा ना, मैंने ऊपर आपको बताया था कि आईफा अवार्ड में क्या हुआ था, लापता लेडीज में ही पूरा क्रम रहा था बेस्ट एक्टर को छोड़ के। तो बेस्ट एक्टर आईफा में कौन बन गया था? कार्तिक आर्यन को बना दिया था। बाकी सारे अवार्ड जो है दे दिए उठा के लापता लेडीज को। उसी प्रकार से ऑस्कर में भी सारे अवार्ड, यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म अनोरा चुनी गई है। बेस्ट एक्टर वाला ये चुन लिया गया है ब्रूटलिस्ट मूवी के हीरो एड्रियन ब्रॉडी को, ठीक है। बस इतना याद रखना। बात करते हैं बाफ्टा के बारे में। बाफ्टा अवार्ड यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। 78वां संस्करण था ये। बेस्ट फिल्म चुनी गई है कनक्लेव। बाफ्टा में बेस्ट फिल्म चुनी गई है कनक्लेव। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के, जैसा कि ऑस्कर में भी एड्रियन ब्रॉडी को ही चुना गया था और बाफ्टा में भी एड्रियन ब्रॉडी को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसिन चुनी गई हैं अनोरा मूवी के लिए। मैंने आपको बताया था कि अनोरा मूवी के लिए ऑस्कर भी इन्हीं को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं लेकिन चेंज हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्कर में जो बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे वो सीन ब्रेकर थे अनोरा के लिए, लेकिन यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर चुन लिया गया था ब्रेडी कार्बेट को, जो कि द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर हैं। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म चुनी गई है कनक्लेव। और यहाँ द ब्रूटलिस्ट और कनक्लेव में सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये इसका 82वां संस्करण था, ठीक है। बाफ्टा का 78वां था
और साथ ही साथ ऑस्कर का कौन सा था, ऑस्कर का यह 97वां था, 97, ये याद रखना क्रम भी, ठीक है, क्योंकि क्या पूछ ले आजकल पता नहीं चल रहा है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कमान है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। कहाँ? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया याद रखना, बाकी बहुत लंबा है। बेस्ट मोशन पिक्चर चुनी गई द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि द ब्रूटलिस्ट को ही जो है बेस्ट मोशन पिक्चर चुन लिया गया था, और द ब्रूटलिस्ट के ही एड्रियन ब्रॉडी को, तो चाहे आपका ऑस्कर हो, चाहे बाफ्टा हो, चाहे गोल्डन ग्लोब हो, बेस्ट एक्टर वाले में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बेस्ट एक्टर के बारे में सभी संस्थाओं ने बस एड्रियन ब्रॉडी को चुन लिया है द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गोल्डन ग्लोब में दिया गया था आई एम स्टिल हियर की हीरोइन फर्नांडा टोरेस को, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं द ब्रूटलिस्ट के ब्रैडी कार्बेट, मतलब बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर में कौन चुने गए थे? अनोरा मूवी के सियान बेकर। और इसके बाद देखा जाए तो बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब दोनों में बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं कौन? ब्रैडी कार्बेट, द ब्रूटलिस्ट मूवी वाले, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1959, ये हमारे लिए थोड़ा सा काम का है, क्योंकि पाने वाले पहले भारतीय बने थे वी शांताराम। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म थी। आगे बढ़ते हैं। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज। पहले क्या होते, जहाज बनते थे तो उनकी सिलाई होती थी ना, तो ऐसा ही एक जहाज बना दिया गया है। कहाँ पर? गोवा में बनाया गया है, ठीक है। गोवा में 26 फरवरी को एडमिरल के.एम. रामकृष्णन द्वारा प्राचीन सिले जहाज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सूफी महोत्सव जहान खुसरो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सूफी महोत्सव नाम था जहान खुसरो 2025, आयोजन का नई दिल्ली में हुआ था। और नासा के पंच मिशन, नासा का जो पंच मिशन है, इसके बारे में अगर हम बात करें पंच मिशन किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है आपके यहाँ जो पंच मिशन है सूर्य से संबंधित है। पंच क्या है? पंच मतलब पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ठीक है। यह मिशन सूर्य की बाहरी परत और इससे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है। यह 4 छोटे ग्रहों का समूह होगा जो मिलकर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी विस्तृत तस्वीरें भेजते हैं। इसके अलावा हाल ही में नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन को भी लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से, जिसका उद्देश्य क्या है? चांद पर पानी की खोज करना। तो ये भी आप याद रखना, लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन ये क्यों गया है? तो चांद पर पानी की खोज करने गया है, ठीक है। सेबी के जो फिलहाल जो 11वें अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो थे वर्तमान में, मतलब इसके पहले क्या थे, वो वित्त सचिव थे, जिनको सेबी का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है, 3 साल के लिए बनाया गया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 1988 में, लेकिन कानूनी तौर से 1992 में मान्यता मिलती है। जिस साल क्या हुआ था, 1992 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, किसको मान्यता मिली थी बताना। और खैर पक्का मुझे पता है, आप लोग बता लोगे 1992 में किस प्रोजेक्ट को, किस वन्यजीव प्रोजेक्ट को मान्यता मिली थी। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ पर है? मुंबई में है। सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में हुई है दर्ज? तो मध्य प्रदेश में। ये मुझे बड़ी खुशी देता है। गिद्ध, बचपन में मैंने बहुत गिद्ध देखे थे, अब तो आसमान खाली दिखता है, गिद्ध तो दिखते ही नहीं है। फिलहाल 2025 की जो वल्चर गणना हुई है, वल्चर माने गिद्ध होता है, तो इसमें 12,931 जो है गिद्ध जो है वो दर्ज हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, गिद्ध और चील अलग अलग होते हैं, अब तो चील भी नहीं दिखती है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? जम्मू कश्मीर व्हाट्सएप थ्रू किया गया है, ये आएगा नहीं एग्जाम में, जान लो बस। अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन, अभी मैंने पढ़ाया था इसके बारे में आपको ना, इंट्यूटिव मशीन ने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। लैंडर का नाम क्या है? एथेना, ठीक है। इंट्यूटिव मशीन का दूसरा जो चंद्र मिशन है उसके लैंडर का नाम क्या है? एथेना। यह अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है इंट्यूटिव मशीन। इसका 2nd मून मिशन है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला मिशन था फरवरी में गया था, और अब यही कंपनी जो है ये अपना दूसरा मून मिशन लॉन्च करने वाली है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। तो इसे जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से लॉन्च किया जाएगा। ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। लैंडर का नाम एथेना, ड्रोन का नाम ग्रेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि जो फर्स्ट मून मिशन था इंट्यूटिव मशीन का, ये फरवरी में लॉन्च हुआ था 2024 में। लैंडर का नाम क्या था? ओडिसियस था, ये मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। नेक्स्ट है मोर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोर्थ की जो वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। मतलब भारत में सड़कों की कमी नहीं है। वैसे सड़कों पर तो सरकार ने बहुत काम किया है, मैं तो बड़ा हैप्पी होता हूँ कि मोस्टली जितने भी हाईवेज हैं वो बन गए हैं। यहाँ तक कि विलेज कनेक्टिंग जो सड़कें हैं यानी कि सबवे जो होते हैं वो भी मोस्टली बन चुके हैं, कुछ ही नहीं बने हैं लेकिन ज़्यादातर बन चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एनुअल रिपोर्ट में रोड नेटवर्क में अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, चीन भारत से पीछे है और ब्राजील ये भारत से 2 अंक नीचे है, चीन के बाद ब्राजील आता है। सड़क नेटवर्क भारत का कितना है? तो 63.45 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, पुरुषों का जो कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था भारत के स्तर पर, तो उसको जीत लिया सर्विसेज ने, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा कटक में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। और सर्विसेज ने हरा किसको था? रेलवे को हराया था। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अब तो ये शुरू भी हो चुका है, आप चाहो जाके देख सकते हो, बहुत शानदार बनाया गया है। इंडियन नेवी ने अपना जो डी कमीशन यानी कि रिटायर कर दिया गया शिप INS गुलदार को महाराष्ट्र टूरिज्म को सौंपा था। इस जहाज को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निवाती रॉक्स के पास समुद्र में डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम को बनाया गया है। INS गुलदार भारत की कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप है। इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। 1985 में भारतीय नेवी में शामिल हुआ था। 2024 में यह रिटायर हुआ। डी कमीशन, रिटायर होने को क्या कहते हैं? डी कमीशन, सेवा से बाहर।
इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो पहले क्योंकि विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं, नाम इनका जॉन मैकफॉल, तो ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर? तो पेरिस फ्रांस में है। इसके डीजी कौन है? जोसेफ एस, क्या नाम है? एशा बच्चर। क्या पढ़ोगे आप पढ़ लो, ठीक है। हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, क्या नाम है? इस सम्मेलन का नाम रखा गया प्रकृति। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था प्रकृति। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था फरवरी में, 24-25 फरवरी को आयोजन किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। और एनसीएसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आर्टिकल 338 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है और अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। 2004 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और GBBC यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट तो दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में एक है। GBBC 2025 की गणना में पता चला कि इस वर्ष भारत में कुल कितनी प्रजातियां हैं? 1068 प्रजातियां हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियां हैं। 543 प्रजातियां पाई गई हैं केवल पश्चिम बंगाल से ही। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नाम है इनका BVR सुब्रमण्यम। और आपको पता है कि वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन की बेरी हैं। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। 1 साल और रहेंगे। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया था 22 फरवरी को। थीम रखी गई थी आवर स्टोरी। और ये एक ज्वालामुखी है, नाम याद रखना, माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो कहाँ पर पाया गया है, यानी कि ये कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था? तो टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है। यह असम की वन्यजीव विज्ञानी है, ठीक है। तो इनको 2 बार 2017 में और 2024 में वेटलैंड गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है, ये हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टार की आबादी बढ़ाने में फिलहाल काम कर रही हैं। 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी करेगा कौन? तो ये करेगा तेलंगाना। तो आयोजन तो हो भी चुका है और थाईलैंड की रहने वाली जो सुंदरी हैं उनको मिस वर्ल्ड 2025 घोषित किया गया है। क्या नाम है इनका? नाम है ओपल सुचाता। कहाँ की है? थाईलैंड की है, याद रखना, ठीक है। इस राज्य में गुटखा और पान मसाला का 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो झारखंड में धर्मा गार्जियन अभ्यास आप जानते हैं भारत और जापान के बीच में हुआ 6वां संस्करण था। जापान के माउंट फिजी में इसका आयोजन किया गया था। ये 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर अनंत नाम से खुला जाएगा बेंगलुरु में। और हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देश का पहला बायो बैंक स्टार्ट किया गया दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में। इसका दूसरा नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ लुप्त प्राय जानवरों की कोशिका और ऊतकों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में बने थे। फिलहाल चर्चा में हैं क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक नया मुद्दा उठाया, जिस पर ज्ञानेश कुमार का जो बयान था उसको लोगों ने पसंद नहीं किया था। तो ध्यान रखना कि भारत के संविधान में भाग 15 में, किसमें? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 से 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही वोटर्स डे भी मनाया जाता है। और पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन बने थे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है मनु भाकर फरवरी 2025 में। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है शीतल देवी तीरंदाजी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मैथिली राज को क्रिकेट में, ध्यान देना। और मनु भाकर की जो उपलब्धियां हैं तो उसमें एक मुख्य रूप से ये है कि मनु भाकर जो है खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। तो ये नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट है एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पर चीन रहा है। एशियन विंटर गेम के बारे में बात हो रही है। पदक तालिका में टॉप पर कौन है? चीन है, ठीक है। इसका 9वां संस्करण था जो कि 1 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था। मोटो था ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। शुभंकर है बिन और निनी, ये 2 छोटे छोटे शेर हैं। पदक तालिका में टॉप पर चाइना है, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है, जापान तीसरे स्थान पर है, कजाकिस्तान चौथे स्थान पर है, भारत शून्य है, भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। ओपनिंग सेरेमनी इंडियन फ्लैग बीयर और आरिफ खान और भवानी थक्काडा के द्वारा, मतलब ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बीयर कौन थे? आरिफ खान और भवानी थक्काडा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ये कब मनाते हैं? वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। ये होता है आपका 17 फरवरी 2025 को मनाया गया। तो ये ध्यान रखना। और देखो अब बात हो रही है यहाँ पर टूरिज्म के बारे में, तो जो महत्वपूर्ण दिवस है एक बार उनको देख लेते हैं। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया, ओके। लेकिन विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? यहाँ पर विश्व पर्यटन लचीलापन की बात हो रही थी 17 फरवरी को, लेकिन पर्यटन दिवस कब होता है? तो 27 सितंबर को होता है। नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? भारत में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है ये 25 जनवरी को होता है। इसी दिन हम वोटर्स डे भी मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? चुनाव आयोग ECI की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड में है, स्पेन में। और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। यूएसए जो है वो टॉप पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा
में कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? तो लोकसभा में कुल मिला के 6 भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं को शामिल किया गया है। ये जो भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं? बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अब तक 10 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी, 6 और जुड़ गई हैं, तो मतलब अब 16 भाषाएं इसमें हो गई हैं। आइंस्टीन वलय की खोज की गई है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा आइंस्टीन वलय की खोज की गई है। तो आइंस्टीन वलय क्या होता है? ये आपका कोई मान लो डार्क मैटर है, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इसके चारों तरफ रोशनी दिखती है ना, तो यही जो होता है इसी को कहते हैं आइंस्टीन वलय। ठीक है, तो इसकी खोज की गई है ESA के द्वारा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में टॉप पर कौन है? सर्विसेज है। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक खेले गए थे। कहाँ पर? उत्तराखंड में। स्लोगन था संकल्प से शिखर तक, शुभंकर मौली। मसाल का नाम तेजस्विनी और थीम थी ग्रीन गेम्स। कहाँ पर? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कुल 35 खेल खेले गए। टॉप टीम को राजा भालेन सिंह ट्रॉफी भी प्रदान की गई थी। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 5वीं बार टॉप पर रहा था, क्रमशः 2007, 2011, 2015, 2022 और अब 2025 में सर्विसेज जो है ये टॉप पर रहा। पहला राष्ट्रीय खेल लाहौर में हुआ था 1924 में, तब लाहौर भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान बना नहीं था। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ, टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। और 39वां कहाँ पर होगा? यह मेघालय में होगा। ठीक है, कोल्ड सीप नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण, ये कोल्ड सीप नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। कौन? चीन बनाने वाला है। चर्चा में क्यों है? इस समुद्र के नीचे बनाने जा रहे हैं भाई साहब, 2 किलोमीटर की गहराई में बनाने वाले हैं। क्या? अंतरिक्ष स्टेशन। किस राज्य ने फाय सागर झील का नाम बदल दिया है? फाय सागर झील ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। इसका नया नाम क्या होगा? वरुण सागर झील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल टीचर प्राइज। ग्लोबल टीचर प्राइज ये दिया गया है किसको? मंसूर अल मंसूर को दिया गया है। ये दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए सऊदी के एक टीचर मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें $1 मिलियन दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर ICC द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बन गई है सुहेली अख्तर। ये कहाँ की है? तो बांग्लादेश की हैं। ICC ने इनको प्रतिबंध लगा दिया है। ये पहली महिला क्रिकेटर है, नाम इनका सुहेली अख्तर। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, क्या? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? UAE में। 12वां संस्करण था। फरवरी के महीने में 10 से 13 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। भारत की ओर से कौन गए थे? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव गए थे। थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। पैरा तीरंदाजी 2 से 11 फरवरी 2025 तक। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में स्थित है। भारत ने यहाँ पर 12 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड हैं इसमें। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 भारत की रैंक 96 है, याद रखना। ठीक है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जारी करता है, इसको आप याद रखना। और डेनमार्क लगातार 7वें साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में टॉप पर है, मतलब डेनमार्क में जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति और बुरी है। पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। फरवरी में थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो थाई पुसम त्यौहार दोस्तों ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो फाइलेरिया की बात हो रही है यहाँ पर, जो फाइलेरिया बीमारी होती है जिसका नाम होता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसको 2027 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसे हाथी पांव के नाम से भी आप जानते हैं। रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो स्पिनर नाम है इसका। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रतिवर्ष 11 फरवरी को आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे फरवरी में 11 फरवरी को ही सेफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे भी आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन डेविल हंट याद रखना, ऑपरेशन डेविल हंट को बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था। बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डेविल हंट के तहत 1300 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जब वहां पर शेख हसीना की सरकार हटाई गई थी, उसके बाद वहां पर जो उपद्रव शुरू हुआ था उसको रोकने के लिए, तो डेविल को हंट करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंक में भारत की स्थिति तीसरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LEED ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंक आई है, भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप पर चीन है, फिर कनाडा है, फिर भारत है, फिर साउथ कोरिया है, 5वें स्थान पर UAE है। लीड का मतलब क्या हो गया? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, लीड। ठीक है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? विंग्ड रेडर्स। विंग्ड रेडर्स नामक जो अभ्यास था ये हमारी वायुसेना और सेना के बीच में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, तो साइक्लोन नामक जो अभ्यास होता है भारत और मिस्र मिलकर इसका आयोजन करते हैं। 2025 में साइक्लोन का तीसरा संस्करण था जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट। अब देखो, अगर कृत्रिम सूर्य कोई बनाएगा ना तो बदमाश देसी बनाएगा, जो कि चाइना है। चाइना ने बनाया है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाइक। ठीक है, टोकामाइक का मतलब सन से होता है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा स्टार्ट हुई है कहाँ पर? हरियाणा में। अब ये जो फेरेट है इसका मतलब क्या हो गया? फेरेट का मतलब हो गया कि संक्रामक रोग पर रिसर्च। ठीक है, BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये साउथ अफ्रीका में बनाया है। ठीक है, BAPS मतलब बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब होता है? 10 फरवरी को होता है। ठीक है, थीम रही है दालें।
कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिलहाल दोस्तों भारत में जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 100 गीगावाट की है और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक इसे 500 गीगावाट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2030 तक इसे 500 गीगावाट कर दिया जाएगा। इंदौर के बाद किस शहर ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, वहां पर कोई भी भिखारी आपको नजर नहीं आएगा और अब भोपाल में भी नजर नहीं आएगा। तो ये जो भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है ये कानूनी रूप से किया गया है। भारतीय नागरिक पुलिस संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भीख मांगने को अपराध घोषित किया जा सकता है। BNSS 2023 की धारा 163 के अंतर्गत। जोमेटो का नाम बदल गया है, इसका नया नाम होगा इटरनल जोमेटो। क्या नाम होगा? इटरनल। ठीक है, इटरनल नाम हो गया इसका। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी रिटेल 3D प्रिंटिंग का अनावरण किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ। और फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेगो गलाय ने जीता है मिसेज वर्ल्ड 2025 का। और मिस वर्ल्ड कौन बनी है? थाईलैंड की ओपल सुजाता, मैंने आपको अभी बताया। 27 फरवरी को नासा द्वारा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है, नाम इसका स्फीयर एक्स। क्या नाम है? स्फीयर एक्स। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने को, अब देखो फरवरी में ना जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि मैं भैया मानवाधिकार संगठन से ही बाहर हो जाता हूं क्योंकि मैं जो काम करता हूं ना मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो फिलहाल तो अब ये मानवाधिकार से भी बाहर हो चुके हैं। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? महाराष्ट्र में बनेगी, याद रखना। और अगला है मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? तो बिहार में बनेगा। ठीक है। चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो त्रिवेणी के लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए, ये भी याद रखना। राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी ये लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक। ठीक है, याद रखना। कर्नाटक जो दूसरा राज्य जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी नामक एक कानून को वहां पर लागू कर दिया है। और हाँ, एक बात याद रखना कि कर्नाटक ने ये पहला राज्य बना है, दूसरा नहीं बल्कि पहला राज्य बना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, इसको आप ध्यान रखना। भारत में पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। और गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना है? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है गुनेरी गांव। अब गुनेरी गांव क्यों ऐसा बना है जो कि जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी को, यानी कि जो मैंग्रोव होते हैं ना, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए, इसे कच्छ के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दूसरा ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है ये ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 19 साल से कम उम्र की महिलाओं का ICC विश्व कप, और ये T20 फॉर्मेट में खेला गया था। भारत ने इसको जीत लिया है। भारत ने किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आयोजन इसका मलेशिया में हुआ था। 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक भारत ने दूसरी बार इसे जीता है। एक्जैक्टली दोनों ही संस्करण भारत ने जीते हैं, इसको आप याद रखना। पहला संस्करण 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और अब ये जो दूसरा संस्करण है ये मलेशिया में हुआ है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष होता है 4 फरवरी को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस साल यानी कि 2025 की, 2026 की, 2027 की थीम एक ही है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये थीम याद रखना। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस, 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, याद रखना। कर्मयोगी वीरांगना यह एक किताब है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर के द्वारा लिखा गया है। और मैंने आपको बताया था ना कि 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, याद रखना। विश्व पुस्तक मेला 2025 फोकस देश कौन सा है? तो रूस है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 9 फरवरी 2025 तक किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, प्रगति मैदान में। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति ने। आयोजन करता है कौन? NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है। थीम रही है रिपब्लिक एट 75। किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो भारत से 4 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो हालांकि अब रामसर स्थल कितने हो गए हैं? तो देखो पहले 89 हो गए थे, अब बढ़कर 91। तो 89 जब हुए थे तो उस समय 4 नए स्थल थे। उधवा झील झारखंड से, खेचोपालरी वेटलैंड सिक्किम से, सकाराकोटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से 2 थे, एक सिक्किम से और एक झारखंड से था। तो कुल 89 हो गए थे। ये जो अपडेट है लेटेस्ट, इसमें 91 हो चुके हैं। और जो 2 नए शामिल हुए हैं उनका नाम क्या है? ये दोनों खींचन और मैनार नाम है। ठीक है, दोनों ही मिलेंगे आपको राजस्थान से। ठीक है, ये आप याद रखना। तो अब कितने हो गए वेटलैंड्स? 91 हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है यह पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। सबसे छोटा जो है रेणुका है, हिमाचल प्रदेश का। इंदौर व उदयपुर वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहरों की सूची में शामिल है। और भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं उनको 8 भागों में बांटा गया। एग्जाम में आ जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएंगे लोग कि भारत की जो आर्द्र भूमियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में, इसको आप याद रखना। ये देखो प्रश्न है कि 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट का आवंटन किया गया है? तो वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया है बजट 2025-26 में, इसको आप याद रखना। इसकी थीम क्या है? सबका विकास। ठीक है, राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% तक लाना है, ये टारगेट हमने रखा हुआ है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, देखो रायसीना डाला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की बात हो रही है। तो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन पहली बार UAE में आयोजित किया गया, इसको आप याद रखना। जनवरी में 28 और 29 जनवरी को। चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है। किस भारतीय को नासा के एक्सियम 4 मिशन के लिए जाना जाता है? तो शुभांशु शुक्ला, नाम याद रखना, लखनऊ के हैं ये।
एक्जियम 4 मिशन में गए थे। और 10वें विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो गोवा में आयोजित हुआ था 10वां साई फाई फेस्टिवल। ठीक है। और देश का पहला ग्लास ब्रिज ये तमिलनाडु में बना, याद रखना, तमिलनाडु में बना देश का पहला ग्लास ब्रिज। 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था और इसकी लंबाई कितनी है? 77 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 4 लोगों को मैंने ऊपर आपसे लोगों से पूछा था। तो डी गुकेश है शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, मनु भाकर शूटिंग से हैं। तो मैंने आपसे पूछा था तो मुझे लगा कि बता भी देना चाहिए। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का ये कहाँ आयोजित की गई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है। कौन सा राज्य देश की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना करवा रहा है? तो गुजरात करवा रहा है। और फिलहाल इसे कहते हैं वेडर बर्ड। वेडर बर्ड वो बर्ड होते हैं जिनके मतलब जो आसानी से पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल बनेगा जम्मू मंडल। याद रखना, अभी तक कितने मंडल हैं? 68 डिवीजन है, अब कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। एक बात याद रखना कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यानी कि अगर हम देखें सड़क के बारे में तो सड़क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। और रेलवे नेटवर्क के मामले में, रेलवे पटरी के मामले में भारत चौथे स्थान पर, ये याद रखना। और ये भी कि भारतीय रेल एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। इसमें 12.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो 2025 के जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार होते हैं इसमें 27 नाम घोषित किए गए हैं। ये 27 लोग 23 देशों से हैं। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 8, 9, 10 जनवरी 2025 को 18वें 18th भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2029 तक। याद रखना, मैत्री 2 रिसर्च सेंटर पूर्वी अंटार्कटिका में लगाया जाएगा। भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1989, भारती 2012 में। तो वर्तमान में केवल मैत्री और भारती ही काम कर रहे हैं, ये भी आप याद रखना। UNFCCC इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, स्थापना होती है 1994 में। यूनाइटेड नेशन यहाँ पर EF होना चाहिए था, फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेमवर्क यहाँ से गड़बड़ा गया है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 पहली बैठक हुई थी 1995 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और 2024 में जो बैठक हुई थी COP20 के नाम से, ये बाकू अजरबैजान में हुई थी। 2005 से 2020 तक कुल 36% की कमी हुई है। किसमें? ग्रीन हाउस गैसों में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। ठीक है। और क्लाइमेट एक्शन पर COP28 की बैठक UAE में, COP27 की बैठक इजिप्ट में, COP30 की बैठक होगी ब्राजील में, COP8 ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। COP21 ये इंपॉर्टेंट है जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने एक साथ रख दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं। वर्ष 2025 और उसके बाद लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम रखा गया है? तो जनरेशन बीटा। याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जेन जेड का मतलब ऐसे बच्चे जो 1995 से 2009 के बीच में जन्मे हैं उनको कहा जाता है जेन जेड। जेन अल्फा कहा जाता है 2010 से लेकर 2024 तक के बीच में जो जन्मे हैं उनको कहा जाएगा जेन अल्फा। और जेन बीटा कौन है? तो 2025 से लेकर 2039 के बीच में जो पैदा होंगे उनको कहेंगे जेन बीटा। तो ये जनरेशन को अब इस प्रकार से इंडिकेट किया जा रहा है। अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान स्टेशन मैत्री के पास भारत द्वारा निर्मित ताजे पानी की झील को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे नाम दिया गया है प्रियदर्शनी। स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। ठीक है। देखो ध्यान देना, ये पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो दक्षिण ध्रुव के पास हमारे तो कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव में भारत का केवल एक है जिसका नाम क्या है? हिमाद्री। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेंट मैसिफ है और अंटार्कटिका का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? माउंट एयरबेस है। इसको आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे। अब देखो सड़क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, रेल के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, और अब मेट्रो के बारे में बात करें तो मेट्रो के मामले में भारत जो है यह किस स्थान पर आ गया? तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है। चीन अमेरिका के बाद भारत आ रहा है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो फिलहाल अब इनकी डेथ हो चुकी है, इना कैनोबारो लुकस। यह 116 वर्ष 210 दिन तक जीवित रही थी, ब्राजील की थी। ठीक है। फिलहाल अब इनका भी निधन हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने CBI का एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? भारत पोल। इंटरपोल से मिलकर यह काम करेगा। ठीक है। जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनवरी 2025 में ब्रिक्स का जो 10वां पूर्ण सदस्य विदेश बना है ये इंडोनेशिया बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। 2025 में ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन है ये। और 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। ये भी आप याद रखना। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश सदस्य बने थे, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE। सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। 2025 इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025, इसका आयोजन मैं बताया था आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। तो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बने थे कौन? त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कंगालू। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को होता है।
थीम है इस साल की विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंगो किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो फ्लेमिंगो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। फ्लेमिंगो मतलब आप जानते हैं ना, भारत में बड़ा ही राजहंस, हंस पक्षी का नाम बहुत होता है, तो ये फ्लेमिंगो हंस पक्षी होते हैं। तो हालांकि इस साल 2025 में त्यौहार जो है 5 साल के बाद मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील पर राजहंस यानी कि फ्लेमिंगो पक्षी हर साल दूर दराज क्षेत्र से यहाँ आते हैं, प्रजनन करते हैं, मार्च अप्रैल में फिर अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल कर ली है। इसका नाम है बागसीर। ध्यान देना कि प्रोजेक्ट P-75 की छठवीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, इसका नाम क्या है? बागसीर। ये नौसेना में शामिल हो गई है। इसको बनाया किसने? मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। बागसीर जो है यह उन्नत स्टील फीचर्स जैसे ध्वनि को कम करने और बेहतर हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन से लैस है। स्टील फीचर के चलते पनडुब्बी को रडार और दूसरे डिटेक्ट करने वाले तकनीकों से पता नहीं लगाया जा सकता। ये टारपीडो और एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। तो ध्यान देना कि P-75 जो प्रोजेक्ट है इसमें 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? एक ग्लोबल वॉयस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये याद रखना। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को प्रतिवर्ष। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को। ध्यान देना 8 जनवरी को मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात कही गई है। पहले से कितनी है? पहले से 6 है, अब नई कितनी है? 5। अब कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। तो ध्यान देना कि वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले और सबसे बाद वाला महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी तमिल थी, 2004 में दर्जा दिया गया है। और सबसे बाद में यानी कि फिलहाल तो मराठी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मराठी से पहले उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा बनी थी। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, और अब 7वीं बन गई है जिसको मान्यता मिल चुकी है, मराठी। तो ये 7 भाषाएं हो गई हैं। अभी कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? लास्ट में 11 भाषाएं हो जाएंगी। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो मराठी के बाद, मराठी तो हो गई आपकी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया, ये 4 भाषाएं और हैं। इनको भी शीघ्र ही मान्यता मिल जाएगी। फिर हमारे जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 6 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 6, 5, 11 हो जाएंगी। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चीन। चीन लिथियम भंडार वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और लिथियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है वर्तमान में? तो चिली के पास। चिली के पास सबसे ज्यादा है, और चिली के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास है? तो चीन के पास है। ठीक है। टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है कोलकाता। पिछले साल बेंगलुरु टॉप पर था। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो दुनिया में जो कोलंबिया का बैरंगपिला है, ये सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर है। यहाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही आप चल सकते हैं। कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। जेड मोड सुरंग, सोनमर्ग सुरंग इसे कहते थे। तो यह 6.5 किलोमीटर लंबी है। पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेके गंदेरबाल जिले के सोनमर्ग इलाके में गगनगिर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया किसको? पल्ले गंगा रेड्डी को। और आपको पता है ना नेशनल हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, निजामाबाद में बनाया गया इसका मुख्यालय। निजामाबाद कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड ये श्रीहरिकोटा में ही बनने वाला है। 2 जो पहले थे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा, तो अब इसी जगह पर एक और बनने वाला है श्रीहरिकोटा में ही। ठीक है। भारत में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 16 जनवरी को मनाया गया था। लोकपाल शब्द को गढ़ा था 1963 में एल एम सिंघवी ने। पहली बार कब? 1809 में स्वीडन में इसका गठन हुआ था, ओम्बड्समैन के नाम से। लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, याद रखना। पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, दूसरे बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाला घोषणा। अगर ये आ गया तो क्या लिखेंगे आप? तो अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा, जिसे अपनाया गया कब? जनवरी 2025 में। इसका संबंध है जलवायु अनुकूल कृषि से। कंपाला जो है यह युगांडा की राजधानी है। कंपाला युगांडा की राजधानी है, जहां जनवरी 2025 में अफ्रीकन यूनियन की बैठक हुई, जहां एक घोषणा पत्र को अपनाया गया और इसे कहा गया है कंपाला घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में कृषि को आधुनिक व सस्टेनेबल बनाने की बात कही गई है। अब ध्यान से सुनो, कंपाला घोषणा पत्र 2026 से 2035 तक रहेगा। इसे लाया गया है मालाबो घोषणा पत्र की जगह, जो कि 2014 से लेकर 2025 तक एक्टिव रहा था। मालाबो की जगह आ गया है कंपाला। ठीक है। जनवरी 2025 खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। तो भारत ने ही दोनों जीत लिया है, खो खो विश्व कप का मेल और फीमेल। ठीक है। तो और दोनों ही टीमों में यानी कि भारत की जो मेल और फीमेल टीमों ने हराया किसको है? नेपाल को हराया है, याद रखना इसको भी। इसके ब्रांड अम्बेसडर को बनाए गए थे, सलमान खान बनाए गए थे, शुभंकर था, तेजस और तारा, 2 हिरन थे, नीले और नारंगी रंग के खेल पोशाक में थे। ठीक है।
तो दोस्तों अप्रैल माह की ये लिस्ट है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं उनकी महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है सरली बोचवे। सरली बोचवे के बारे में बात करें तो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। सरली बोचवे ये कहाँ से हैं? कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। सरली बोचवे ये फिलहाल घाना से हैं और ये वर्तमान में राष्ट्रमंडल सचिव बन गई हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का। ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इनका नाम ही है, पैट्रिसिया जेनेट स्कॉटलैंड। तो ये मत समझना कि ये स्कॉटलैंड की हैं, ये डोमिनिका की रहने वाली हैं। अच्छा, आप बता सकते हो क्या कि डोमिनिका की राजधानी कहाँ पर है? पिछली बार यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, तो रोजियो, ठीक है, रोजो भी कहते हैं, डोमिनिका की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य राष्ट्र हैं वर्तमान में? तो 56 है, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो इसे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, नक्सल मुक्त भारत के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा जो बताई है कि जो नक्सल मुक्त भारत है तो मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बना लिया जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब 6 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, ये राज्य हैं। यानी कि 4 आपके हैं छत्तीसगढ़ में, 1 झारखंड में और 1 महाराष्ट्र में है जो कि नक्सल से पीड़ित हैं। तो इनको मुक्त करवा लिया जाएगा मार्च 2026 तक। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर ये कहाँ पर शुरू होगा? IIM अहमदाबाद अपना पहला जो इंटरनेशनल परिसर है इसे खोलेगा कहाँ पर? दुबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं शैक्षणिक वो अपना कैंपस बना रहे हैं तो देश विदेश में, तो यहाँ पर IIM अहमदाबाद भी अब पहुँच गया है दुबई। अप्रैल 2025 में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फांट, नाम याद रखना, गैब्रियल बोरिक फांट, ये चिली के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने भारत की 5 दिवस की यात्रा की थी। चिली देश की राजधानी कितने लोग जानते हैं? सेंटियागो है। ठीक है, और चिली जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पर कौन है? चिली के बाद तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये, तो याद रखना चीन है। फरवरी 2025 तक किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? दोस्तों तो ये राजस्थान में है। अप्रैल 2025 में किस देश में बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है फिलहाल बांग्लादेश ने। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर से 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। 2035 का फीफा महिला विश्व कप, यहाँ पर मैं आपका पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ध्यान से देखो। 2035 का जो फीफा महिला विश्व कप होगा ये कहाँ पर होगा? 2035 की बात हो रही है, अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल के बाद फीफा महिला विश्व कप का आयोजन होगा कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम, यूके में होगा। ठीक है, बात करें अगर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 के बारे में तो होस्ट करेगा यूके। 2027 वाला कहाँ पर होगा? तो देखो आपको पता है ना कि जैसे कि 2022 में आपका जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, ठीक है, फुटबॉल विश्व कप हुआ, सॉरी चैंपियनशिप नहीं, विश्व कप। उसके बाद 1 साल के बाद महिला विश्व कप होता है फुटबॉल का, तो उसी प्रकार से है। यानी कि 2026 में पुरुषों का फुटबॉल विश्व कप होगा। इसके बाद 2027 वाला जो होगा ये ब्राजील में होगा। महिलाओं वाला कहाँ पर होगा? 2027 में ब्राजील में होगा। इसी प्रकार से 2031 वाला होगा मैक्सिको और अमेरिका में होगा। ठीक है, अभी पिछला वाला कब हुआ था? 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसमें स्पेन जीता था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। तो ये महिला विश्व कप की बात हो रही है, फीफा महिला विश्व कप, मतलब फुटबॉल महिला विश्व कप लास्ट टाइम हुआ था 2023 में। अब 2027 वाला कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। फिर कहाँ पर होगा? 31 वाला मैक्सिको में और अमेरिका में होगा। फिर होगा 35 वाला कहाँ पर होगा? यूके में होगा। क्लियर? बात करें अगर फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, यानी कि फीफा फुटबॉल पुरुष वर्ल्ड कप के बारे में, तो 2022 वाला संस्करण, ये 2022 का 22वां संस्करण था, ये कहाँ पर हुआ था? ये आयोजित हुआ था कतर में। ठीक है, विजेता बना था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। तो ये एक रिकॉर्ड ही बना था, आपको याद भी होगा कि कितना एक्साइटमेंट था उस समय। फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, 2022 में हुआ था फीफा मेंस वर्ल्ड कप। और उसके 1 साल के बाद 2023 वाला कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, जिसमें विजेता का बना था स्पेन बना था। तो पुरुषों का जीता था 2022 में अर्जेंटीना ने और महिलाओं का जीता था 2023 में स्पेन ने। 2026 वाला कहाँ पर होगा? तो 2026 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है ये 23वां संस्करण होगा, जो कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। फिर 2023 वाला कहाँ पर होगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 2034 वाला करवाएगा सऊदी अरब। और उसी के 1 साल के बाद 2035 वाला जो महिला वर्ल्ड कप होगा, फीफा महिला वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर होगा? तो यूके में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पर किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की विशेषता क्या है? रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जुड़ेगा। इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर 7 मीटर समझ लो। लागत आई है इसकी 700 करोड़ रुपए, ऊंचाई इसकी 17 मीटर है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। थीम है इसकी हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा, क्या नाम था इसका? समुद्र प्रदक्षिणा, ये अभियान था समुद्र प्रदक्षिणा। तो यह पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान था। इसे मुंबई से रवाना किया गया था। तो जहाज का नाम पूछा था, जहाज था INS त्रिवेणी।
तो यह जो अभियान था यह बंबई से शुरू होकर सेशल्स तक गया। 55 दिनों में 4000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करके वह वापस मुंबई आया। ठीक है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? अप्रैल 2025 में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने। कौन कौन से हैं? तो हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और तिघराना को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। मिताथल स्थल यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1913 में समुद्रगुप्त के सिक्कों के भंडार के साथ हुई थी। और तिघराना स्थल यह उत्तर हड़प्पा काल का है, यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल है और यह बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व पुरानी है। यहाँ सूथियन नामक ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदाय निवास करता था। अगला देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में यूरोपीय देश पुर्तगाल ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की थी। ध्यान रखना कि 7 से 10 अप्रैल तक हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सबसे पहले पुर्तगाल फिर स्लोवाकिया की यात्रा की है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहले कहाँ गई थी? वो पुर्तगाल गई थी, जहाँ उन्हें पुर्तगाल के लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया। उन्हें लिस्बन शहर का प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर दिया गया। याद रखना कि 1998 में आर.के. नारायणन के बाद, मतलब 28 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पुर्तगाल यात्रा है। और जब वो पहुंची थी स्लोवाकिया तो वहाँ पर क्या हुआ था बताओ? खैर आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्लोवाकिया में भी उन्हें गजब का सम्मान दिया गया था। क्या सम्मान मिला था आगे बताता हूँ, अगर आप जानते हो तो बताओ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जैसा आप जानते हैं ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट एक ही है, तो ये ज्वाइंट हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इसके नए चीफ जस्टिस बन गए हैं अप्रैल में, जस्टिस अरुण पल्ली, नाम याद रखना। अप्रैल 2025 में पीएम मुद्रा योजना में कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो इसका नाम है तरुण प्लस। क्या नाम है? तरुण प्लस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 से। जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद जितनी योजनाएं बनी हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार मिला के आया है, इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं दूंगा, उसको देख जरूर लेना आप लोग। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये है आपका मुद्रा का फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये होता है मुद्रा। इसका उद्देश्य होता है छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को। शिशु योजना जो होती है, शिशु मुद्रा योजना, इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। किशोर मुद्रा योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए, तरुण वाले में 5 लाख से 10 लाख रुपए, और अब जो नया आया है तरुण प्लस, तो इसमें क्या होगा? 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में लोन दिया जाएगा। ध्यान देना कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भारत सरकार द्वारा सिडबी की सहायक कंपनी मुद्रा के माध्यम से लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। COP 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है ब्राजील के द्वारा। आपको पता है ना COP 30 कहाँ पर होने वाला है? तो इसकी बैठक होगी ब्राजील में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में जो COP 29 हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। और ये भी याद रखना कि ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित बैठकें होती हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बैठकें होती हैं। COP 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, अब होने वाला है COP 30 ब्राजील में। हरियाणा में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो 20%। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है किसको? गुजरात को मिला है। तेलंगाना 270 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पहली बार इसे अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, यानी कि जारी तो ये इसी साल हुआ है, लेकिन ये जारी हुआ है 2022-23 के लिए। और किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? आपके दिमाग में आएगा कि आर्टेमिस समझौता क्या है? तो आर्टेमिस मिशन ये नासा का एक मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इंसानों को फिर से चांद पर ले जाना। 2020 में नासा और 7 देशों ने आर्टेमिस पर समझौता किया था। भारत 27वां देश और बांग्लादेश 42वां देश बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार ये क्या है? राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार, जल के देवता कौन होते हैं? वरुण होते हैं। उन्हीं के नाम पर ये राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार नाम रखा गया है और ये समुद्री क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार दिया गया है किसको? राजेश उन्नी को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजेश उन्नी को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ शुरू करेगा? तो इसे शुरू किया जाएगा ओडिशा में। और याद रखना कि यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अब तक का एकल स्थान का सबसे बड़ा निवेश होने वाला है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ऊर्जा थिंक टैंक समझते हैं ना? एनर्जी थिंक टैंक, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक। नाम क्या है? एम्बर। एम्बर की एक रिपोर्ट आई थी कि वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा दोनों नवीकरणीय हैं। पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा हो गया है। यानी कि हम भी अब धीरे धीरे हवा से और सोलर से
खूब बिजली पैदा कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर आ गए भाई साहब। तो एम्बर की ये रिपोर्ट क्या थी? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, ये 6वां संस्करण था। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन हुआ, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 10% रही। ठीक है। और दोस्तों बात करें तो भारत पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है हमने। नेक्स्ट है आपका खुबानी ब्लॉसम्स फेस्टिवल। खुबानी जानते हैं क्या होता है? एक फल होता है, जब वो खिलता है तो उस समय एक त्यौहार मनाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। ये इंस्पायर्ड है, आपको याद होगा मेघालय में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। और भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन, समझ रहे हैं? ये भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो ही गया एग्जाम के लिए। हाई एल्टीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचाई पर है ये। क्लाइमेट यानी कि आपका वेदर से संबंधित ये शोध करेगा। क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का जो क्लाइमेट का मतलब सिर्फ वेदर नहीं होता है, क्लाइमेट का मतलब बहुत कुछ होता है, इसका मतलब पर्यावरण होता है। तो इसे जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। पूरा नाम है हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है, अब देखो ये प्रश्न आ गया आपका ना, स्लोवाकिया। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की गई थी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7 से 10 अप्रैल के बीच में। तो वो पहले गई थी पुर्तगाल में लिस्बन शहर का उन्हें नागरिक बना दिया गया था। फिर पहुंची स्लोवाकिया ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों बिंदु, याद आ जाएंगे आपको, देख लेना अगर एग्जाम में आया ना आपको तुरंत याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया। कहाँ पर? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिए। 6 घंटे बनाया गया था जापान में। और हमने भी बना दिया था। हमने क्या बनाया था? लद्दाख में एक अपना सैनिक यानी कि सेना का एक स्टेशन बना दिया था हमने, लद्दाख में बनाया था। तो यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड सेना स्टेशन बोल सकते हैं आप। इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 2024-25 में हमारे पास कुल जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 220.10 गीगावाट हो गई है। 2030 तक हम इसे 500 गीगावाट पर ले जाने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिलहाल क्षमता कितनी है अक्षय ऊर्जा की? 220 है, और इसे 2030 तक कितना पहुंचाना है? 500 गीगावाट तक। ठीक है। महाराष्ट्र का जो खुलदाबाद है उसका नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया गया है, बस सुन लो, याद रख लो। विशु नामक त्यौहार केरल में मनाते हैं। विशु क्या है? यह मलयाली लोगों का 9 वर्ष त्यौहार है। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI, डीआरडीओ ने स्थापना कब होती है डीआरडीओ की? 1958 में। सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। मतलब लॉन्ग रेंज ग्लाइड मतलब तैरता रहेगा फिर जाके गिरेगा धूम। इसका नाम है गौरव। तो एग्जाम में क्या आएगा? गौरव क्या है? और नीचे दे देगा ऑप्शन, एक टीका है, एक जहाज है, एक ग्लाइड बम है, परमाणु हथियार है। बस लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2031 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर खेला जाएगा? तो 31 वाला मैंने बताया अभी आपको ना, 31 वाला कहाँ पर होगा? USA में होगा। ठीक है। फीफा महिला विश्व कप का पहला आयोजन 1991 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। इसमें US ने नॉर्वे को हराया था। 23 वाला आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। 27 वाला आयोजन फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। 31 वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। 35 वाला इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में। ठीक है। कोलासल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है? वुल्फ माने भेड़िया, डायर वुल्फ ये ऐसे भेड़िए थे जो कि अब से 12,500 साल पहले विलुप्त हो गए थे, उसको फिर से कोलासल बायोसाइंसेज ने पैदा कर दिया है। अब ये भेड़िए फिर से आ गए हैं 12,500 साल के बाद। और ये कोलासल बायोसाइंसेज ये कंपनी कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। ठीक है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो जनसंख्या है, तो सबसे अधिक एससी जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है? प्रतिशत नहीं, जनसंख्या के बारे में बताओ। और सबसे अधिक एसटी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जनगणना 2011 का प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, मुझे याद आ गया। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। नहीं पता है तो जनगणना 2011 वाला वीडियो जाके देख लेना, चैनल पर आप सर्च करना जनगणना 2011 स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 अगस्त 2024 दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कब? 2024 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। और फिर तेलंगाना सरकार ने इसे लागू भी कर दिया। किस राज्य ने शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPGS। भारत के 52वें CJI कौन है वर्तमान में? तो ये हैं हमारे BR गवई जी। BR गवई ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 50वें बने थे DY चंद्रचूड़, उनके बाद आए थे 51वें क्रम पर संजीव खन्ना जी। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का वर्णन ये आपको आर्टिकल 124 से 147 के बीच मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा? संविधान के भाग 5 में है। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया। स्थापना के समय 1 चीफ जस्टिस थे और 7 जज थे। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे वो हीरालाल जेकानिया बने थे, और पहली महिला जज, अभी याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मतलब चीफ जस्टिस नहीं बनी है, लेकिन पहली महिला जज बनी थी फातिमा बीबी, जिनका निधन हुआ था हाल ही में, और इनको पद्म भूषण दिया गया था 2024 में। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल, ये देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य है।
भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास? तो डस्टलिक नामक जो सैन्य अभ्यास होता है ये भारत करता है उज्बेकिस्तान के साथ। 2025 में ये 6वां संस्करण था और इसका आयोजन अवध पुणे में किया गया था 16 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में। पहली बार इसे 2019 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य टॉप पर है? तो दोस्तों ये है आपका कर्नाटक। यहाँ पर पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था टॉप पर है। टाटा ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। यहाँ यह जो रिपोर्ट है राज्यों की न्याय प्रणाली का एनालिसिस करती है। बड़े राज्यों में टॉप पर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। छोटे राज्यों पर टॉप पर सिक्किम है, फिर हिमाचल है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया BOM, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ट्रेन में एटीएम लगा दिया ये। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1935 में 16 सितंबर को। मुख्यालय पुणे में है। टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखना हमारा जो 23वां लॉ कमीशन है इसके अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो कि 2023 में रिटायर हुए हैं। विधि आयोग क्या है? दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है। 23वें गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार बताया है, बताओ कमेंट करके बताना, देखते कितने लोग जानते हैं गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 को हुआ। कार्यकाल 3 साल का होगा, 2027 तक, 3 अगस्त 2027 तक। और भारत का जो पहला विधि आयोग था कब बना था? 1834 में बना था। तब भारत में गवर्नर कौन था? लॉर्ड मैकाले था। ठीक है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिष्ठा है न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में, यूनेस्को द्वारा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 बनाया गया, तो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को उसमें शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर ये भी याद रखना कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की संख्या हो गई है कितनी? 14 हो गई है। 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दुनिया की कितनी दस्तावेजें जुड़ी गई हैं? तो 72। और कुल कितनी दस्तावेज सुरक्षित है? तो 570। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था और लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। कितने श्लोक हैं? 700। और नाट्यशास्त्र, इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र 2000 से 2500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36। ठीक है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कब शुरू हुआ था? 1992 में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने सारे करवा दिए आपके। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्यालय ये बनेगा भारत में। अभी तक केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है और वो है ISA। ठीक है। और अब दूसरी संस्था बनेगी वो रहेगी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। विश्व लीवर दिवस कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को मनाते हैं। भोजन ही दवा है। मुझे इसकी थीम बहुत पसंद है। भोजन ही दवा है। आप जो खाते हैं ना उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, इसलिए अनावश्यक फालतू चीजें मत खाया करो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। फूड इज मेडिसिन, दिस इज द थीम फॉर विश्व लीवर दिवस। ठीक है। और ये जो लीवर होता है यह बाइल जूस का निर्माण करता है जो कि गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है। और इसका काम क्या है? बाइल जूस, पित्त रस का। इसका काम है वसा, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है। अगला है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो 17वां देश। अभी तक 17 देश, मतलब 16 देश हो चुके हैं भारत को छोड़ के जिन्होंने अपना एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्टार्ट किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना, ये जो आपका एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है ये खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े जैविक डाटा जैसे कि ब्लड, हार्मोन आदि की जांच करता है और पता लगाता है कि खिलाड़ी ने डोप तो नहीं लिया है, नशा तो नहीं किया है। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। याद रखना इसको भी। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट ये लगाया गया है हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को जीत लिया किसने? जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। इन्होंने अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हराया है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीत लिया है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। और अप्रैल 2025 में AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बन गए हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे। ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी कब? 2016 में। प्रेसिडेंट वर्तमान में देखो प्रेसिडेंट हैं जिन लुकन और उप प्रेसिडेंट बोल लो, सब प्रेसिडेंट ये कौन बन गए हैं? अजय भूषण प्रसाद पांडे। AIIB हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया था जापान ने बनाया था 6 घंटे में, तो हमने भी बना दिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बना दिया। कहाँ पर? लद्दाख में बना दिया था प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। हाँ, उन्होंने 6 घंटे बनाया था, हमने 24 घंटे बना दिया। ठीक है। एक एक्सोप्लैनेट है जहां पर जीवन की तलाश की गई है। एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? K2-18b। K2-18b ये एक एक्सोप्लैनेट है। यहाँ पर पृथ्वी के समान ही जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसकी खोज की गई है अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये जो एक्सोप्लैनेट है इसका नाम याद रखना K2-18b। अब हम यहाँ तक पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा हमको? तो पृथ्वी से हम चलें प्रकाश की गति से, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 1 साल में प्रकाश इतनी दूरी इतना करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। 1 साल में कितनी दूरी जाएगा अनुमान लगाओ। इसी प्रकार से अगर हम 124 साल चलेंगे
तो हम पहुंचेंगे यहाँ तक। ठीक है, 124 प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा भी है। तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ तक एक आध बार घूम कर गए हों, हम तो नहीं पहुंच पाए हैं। K2-18 भी लेकिन है और यहाँ पर जीवन हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये सब। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाए गए जो 8 चीते हैं उनको कहाँ पर रखा जाएगा? तो रखा तो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर रखा जाएगा? तो गांधी सागर नेशनल पार्क मंदसौर में। ठीक है, और हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? 1973 में स्टार्ट किया था। तो अब हमने एक चीता प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। चीता प्रोजेक्ट ये 2022 में स्टार्ट किया गया है। अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अरमांड डुप्लांटिस को। क्या नाम है? अरमांड डुप्लांटिस। ठीक है, और याद रखना कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार सन 2000 में स्टार्ट किए गए थे। आर्मन डुप्लांटिस ये स्वीडन के, पोल वाल्टर हैं। स्पोर्ट वुमन चुनी गई हैं सिमोन बाइल्स, ये जिम्नास्ट है अमेरिका की। ठीक है, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन एंड वुमेन ऑफ द ईयर 2025 क्रमशः अरमान डुप्लांटिस स्वीडन और सिमोन बाइल्स जिम्नास्ट हैं, कहाँ की हैं? अमेरिका की, को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है समर अबू एलॉफ को। पिंक ई रिक्शा योजना स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष होता है विश्व पृथ्वी दिवस। कई बार बताया मैंने आपको, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई कौन कौन से दिन होते हैं। पहली बार ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1970 में। थीम है अवर पावर अवर प्लानेट। और 21 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। ठीक है, हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की गई है भूटान के द्वारा। ठीक है, भूटान अपनाएगा हरित क्रिप्टो करेंसी। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है। ठीक है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकृत ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा। दुनिया का पहला है जो कि पूर्णतः नवीनीकृत यानी कि अक्षय ऊर्जा से चलेगा, ये अमरावती आंध्र प्रदेश। इसके लिए 2700 मेगावाट बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा से किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया था किसको? कुमार मंगलम बिरला को। और विश्व मलेरिया दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल को होता है। और इसकी थीम क्या है? मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। ठीक है, पहलगाम हमले के बाद अभ्यास जो ये किया गया था, आक्रमण नाम रखा गया था। तो पहलगाम हमले के बाद आक्रमण नामक अभ्यास किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। पहाड़ और जमीनी दोनों को ही लक्ष्य बनाया गया था। इसमें राफेल और सुखोई 30 MKI विमान का इस्तेमाल किया गया था। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है IMF। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? तो भारत। IMF कहता है कि 2025-26 में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था होगी वो भारत होगी। और हमारे जो महाशय हैं ट्रंप, वो कहते हैं डेड इकोनॉमी है, मतलब कुछ भी। 1 जुलाई 1944 को IMF की स्थापना हुई थी और इसका जो 191 मेंबर है वो बना था लिंकटेनस्टाइन 2024 में। और ये जो IMF है इसका जो वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। और आपको पता है ना कि वाशिंगटन DC, आपको पता है ना, USA की राजधानी है, कैपिटल है। और वहीं पर रहते हैं कौन? ट्रंप महोदय। और वो कहते हैं कि भारत इकोनॉमी एक मृत इकोनॉमी है। और IMF के जो MD हैं उनका नाम क्रिस्टीना जॉर्जिवा, पहली डिप्टी MD बनी है गीता गोपीनाथ। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है मोनाको। ठीक है, मोनाको एक देश है, तो इस दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया, इतना याद रखना। देश में अब कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? पहले 106 थे, अब 107 हो गए हैं। 107वां बना है कौन सा? ये बन गया सिमलीपाल, ये ओडिशा में है। ठीक है, पहले ये टाइगर रिजर्व था, अब यह नेशनल पार्क बन चुका है। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 11 हैं। फिर अंडमान निकोबार दूसरे स्थान पर है 9 नेशनल पार्क के साथ। तीसरे स्थान पर असम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान को चलाया है? तो खसरा रुबेला उन्मूलन कर दिया जाएगा 2026, अगले साल तक। इसके लिए MR वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज हुई है? तो ग्रीनलैंड ये हो गया आपका ग्रीनलैंड और ये हो गया आपका कनाडा, देख रहे हैं ना। तो इनके बीच में एक है यहाँ पर डेविस स्टेट पाया गया है। डेविस स्टेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट पाया गया है। ये समुद्र के नीचे है, आप देख रहे हैं ना, समुद्र के नीचे है। टेक्निक विकास के कारण हुआ। इस माइक्रो कॉन्टिनेंट की 19 से 24 किलोमीटर मोटी पतली महाद्वीपीय परत है, डेविस स्टेट नाम है। ये अटलांटिक महासागर का एक भाग है। यह ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच लैब्राडोर सागर के उत्तर में आपको मिलेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? विश्व बैंक कहता है कि भारत ने एक दशक में कुल मिला के 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। रिपोर्ट का नाम है ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्वलिटी बाय वर्ल्ड बैंक। रिपोर्ट में लिखा है कि 2011-12 से 2022-23 तक 10 सालों में भारत ने 171 मिलियन लोग यानी कि 17 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? तो दोस्तों ये खोज की गई है हबल स्पेस के द्वारा। हबल स्पेस क्या है? एक टेलीस्कोप है। और यहाँ पर ये जो 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी है, इसको नाम दिया गया है LEDA 1313424 13-13-424, ये नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये सेशन ये भी समाप्त होता है। अभी जो आगे हैं, जैसे कि आपका अप्रैल यहाँ पे खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक का सारा करंट आपका यहाँ पर पूरा हो गया। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में इसे तोड़ देते हैं। अगला जो पार्ट होगा वो मई का होगा, जून का होगा
और जुलाई का होगा। थैंक यू।